वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा टेस्ट नंबर 12 है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। मिक्स क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे टेस्ट 11 में थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई स्टेटमेंट रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन एज इट इज कोई रिपीट नहीं हो रहा है। आप लोगों को अपना स्कोर हमें कमेंट डाउन करके बताना है। अब टाइम बहुत नजदीक है, कोई भी ढील आपके लिए बहुत ही गलत साबित हो सकती है। टेस्ट को सीरियसली लीजिए, मेरी मानिए तो टेस्ट सीरीज प्रॉपर ज्वाइन कीजिए, उसके बाद वीडियो के साथ रिवीजन कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या आपका मन नहीं है तो हम आपको फ्री वीडियोस अवेलेबल करा ही रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई तो ऐसा एक हो जो अपनी A4 शीट की फोटो यहां पे खींच के पोस्ट करे कि हाँ हम मिस्टेक्स के लिए लिख रहे हैं और छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि कुछ बहुत नए क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज अच्छे से लाभ उठाइए। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, टाइम बहुत कम है। बिल्कुल लोड मत लीजिए, रिलैक्स्ड रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाकी योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेस्ट 12 पे आ गए हम। यूपी पीसीएस 2023 सेक्शनल टेस्ट 12 हिस्ट्री का ही टेस्ट है, मिक्स है एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मालवा सल्तनत के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड वर्कड एज द गवर्नर ऑफ द मालवा सल्तनत? मलिक सरवर, जफर खान, दिलावर खान गौरी, अलाउद्दीन हसन। किसने काम किया था? तो ये किया था आपका दिलावर खान गौरी ने। अब ये मलिक सरवर ये कौन थे? ये रूलर थे जौनपुर सल्तनत के, ये इंडिपेंडेंट रूलर थे, ये गवर्नर वगैरह नहीं थे कुछ। और जफर खान किससे रिलेटेड हैं? ये हैं गुजराती सल्तनत से या फिर गुजरात सल्तनत से रिलेटेड। और अलाउद्दीन हसन शाह कौन है? ये तो फाउंडर्स के नाम तो एकदम ध्यान रखने, किसके फाउंडर हैं? ये बहामनी सल्तनत के फाउंडर हैं ये। अगर ये बात याद नहीं है तो गड़बड़ चल रही है, अब स्कोप नहीं है गड़बड़ का। 60-65 दिन बचे हुए हैं, एकदम जोर से तैयारी करनी है। तो अलाउद्दीन हसन, बहामनी सल्तनत, और इसका आंसर ये है दिलावर खान गौरी, मालवा सल्तनत के गवर्नर। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन, 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ था, तो इसका साक्षी कौन सा यात्री था? आपको ईयर पता चल गया बैटल ऑफ धर्मट का, किस किस के बीच में हुआ था ये पता लग गया। ये बोल रहा है कौन इसका साक्षी था बेसिकली। हु वाज द ट्रैवलर हु विटनेस्ड दिस बैटल? इब्न सिना, फ्रांसिस बर्नियर, अल-बरूनी, इब्न बतूता। 100 बार ट्रैवलर्स करा दिए गए हैं। एटलीस्ट अगर आपको ये नाम सुन के ये पता लग रहा है पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आंसर इसका है फ्रांसिस बर्नियर। अब फ्रांसिस बर्नियर कौन थे? फ्रांसीसी यात्री थे, फ्रेंच ट्रैवलर थे, जो एक फिजिशियन थे, चिकित्सक थे पेशे से। और ये कब आए थे इंडिया? ये इंडिया आए थे जब शाहजहां का लास्ट का रेन चल रहा था, मतलब कि शाहजहां के शासनकाल का उत्तरार्ध चल रहा था, बेसिकली लेटर पार्ट चल रहा था, और वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। समझते उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां और उसके बेटों के बीच में। तो बैटल ऑफ धर्मट भी हुआ था 1658 में, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो सक्सेशन के लिए हो रहा था। तो उसके टाइम पे ये जो थे फ्रांसिस बर्नियर, ये उस वक्त थे। तो इससे ना आपको लगेगा ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल हैं, ऐसे पूछेगा कि क्या क्या हुआ और कौन सा यात्री था। तो यात्री किस टाइम पे आया उससे रिलेट करके आप ये चीजें बताएंगे, समझे? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध कृतियां हैं, ऑथर्स, फेमस वर्क्स हैं, और उनसे रचयिता, उनके ऑथर्स के नाम आपको बताने हैं। कबीर परचय अनंतदास, भक्तमल माहीपति, विज्ञान गीता नाभादास और भक्त विजय केशवदास। आपको सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो सही विकल्प इसका पहला है, कबीर परचय अनंतदास, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी क्यों गलत हैं? भक्तमल का है नाभादास, मैच कर लीजिए यहीं के यहीं। विज्ञान गीता है आपकी केशवदास, और भक्त विजय क्या हो जाएगा? माहीपति। ऑथर्स वगैरह पूछ लेता है तो ऐसे रैंडम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, उसी से आएगा। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां के काल में पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू लाई गई थी। टोबैको हैड बीन ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां बाय द पोर्चुगीज।
सर्वाधिक चांदी के सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के टाइम पे होती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द सिल्वर कॉइन्स हैड बीन मिंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। हश्त बिहिश्त बुक है, वो रची गई फारसी में, इन फारसी लैंग्वेज। आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही हो जाएगा सेकंड और थर्ड। अब पहले को देख लेते हैं। देखिए, तंबाकू आया 1604, लिख लीजिए एक बार, 1605 में। अब तंबाकू यहां पे आता है अकबर के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे तंबाकू नहीं आया है, अकबर के टाइम पे आया। और कौन लेके आया? पुर्तगाली लेके आया, ये बात बिल्कुल ठीक है। टबेको हैड बीन ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर बाय द पोर्चुगीज। बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। हश्त बहिश्त भी देख लिया आपने और ये भी देख लिया। चलिए, फिफ्थ, सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मालिकुश औशौरा, कविराज की उपाधि जो है वो फैजी को दी गई थी, ठीक है। फैजी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मलिक उश शौरा, कैसे भी बोल लीजिए, मालिक उश शौरा या मलिक उश शौरा, इसका मतलब कविराज है, ठीक है। और भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। बुक है लीलावती, इट वॉज रिटन बाय भास्कराचार्य, इट वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन लैंग्वेज बाय फैजी। अकबर ने फैजी को राजकवि का पद दिया था तथा उसे अनुवाद विभाग आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया था। मतलब अकबर ने फैजी को पोस्ट ऑफ क्या दी थी? कोर्ट पोएट, और हेड ऑफ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनाया था आगरा लाइब्रेरी में। बताइए क्या है ठीक बात? सारी बातें ठीक है बिल्कुल। जब सारी बात ठीक हो जाए तो बस कान खड़े कर लो अपने और तुरंत याद कर लो उसको, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बढ़िया। बहमनी साम्राज्य, इससे संबंधित राज्य को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मुझे बड़े गंदे लगते हैं क्वेश्चंस, आप बताइएगा कैसे लगते हैं आपको। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स रिलेटेड टू बहमनी किंगडम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बीजापुर का आदिल शाही राज्य, आदिल शाही स्टेट ऑफ बीजापुर। बरार का इमाद शाही राज्य, इमाद शाही स्टेट। गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, और बीदर का बीदर शाही राज्य। अच्छा, ये इंग्लिश वाले बच्चे बताएंगे जरा मुझे कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें, मतलब हिंदी वालों को तो हो ही नहीं रही, आई नो दैट, लेकिन इंग्लिश वालों को तो नहीं हो रही ना कोई प्रॉब्लम? अगर हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरा पूरा रीड कर लिया करूंगी। मैं आपका टाइम बचाने के लिए नहीं रीड करती हूँ, देखिए मुझे तो मतलब मैं तो और 2 घंटे में बना दूं एक टेस्ट, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो जल्दी से रिवीजन हो जाए आपका, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, यही हमारा एजेंडा है। एजेंडा तो मैं क्लियर कर ही चुकी हूं आपको। आंसर ए 1 2 3 एंड 4। अब इसमें आपको ये क्वेश्चंस इसलिए तो खतरनाक है बहुत ज्यादा। अब बहामनी किंगडम से ये सब रिलेटेड है, देखो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें, पर मेरी बातों में मत आना, गंदा मत मानना इन क्वेश्चंस को, इन्हें पढ़ लेना। तो आदिल शाही कहाँ है? ये रहा, आदिल शाही का ईयर लिखो 1489। फिर आपका इमाद शाही का लिख लो 1490, एक साल बाद। दो तो ये ऐसे याद कर लो। गोलकोंडा का 1518, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे दो को इकट्ठा याद कर लो, और फिर 1526, तो ये हो जाएंगे। ओके। 7th, शिवाजी के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इवेंट्स हैं रिलेटेड टू द रेन ऑफ शिवाजी। पुरंदर के किले पे अधिकार, सूरत की प्रथम लूट, पुरंदर की संधि, जावली पर अधिकार। तो ड्रिल इज द सेम, आपको ईयर पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा 1 4 2 और 3। क्यों हो जाएगा ये भी आपको पता लग जाएगा। पुरंदर पे अधिकार होता है 1648 में। सूरत की प्रथम लूट होती है 1664 में। पुरंदर की संधि होगी 1665 में। ये दो ऐसे याद कर लो एक के बाद एक। और ये आपका हो जाएगा जावली पे अधिकार हो जाएगा आपका 1665 में ही। सेम हो जाएगा ये एक्चुअली, तो वो बाद में हुआ होगा, बस ऐसे याद कर लो। शक्कर खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724, पहले तो ये याद कर लो। को बराड़ में निजामुल मुल्क और किस क्षेत्र के सूबेदार मुबारिस खान के बीच लड़ा गया था? देखा, ऐसे सब तैयारी कराने वाले क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा हुआ कब था? याद करो। कहां हुआ था? बराड़ में। किसके बीच में हुआ था? निजामुल मुल्क के और मुबारिस खान के। अब ये बोल रहा है कि किसका सूबेदार था? दक्कन, मालवा, खानदेश, जौनपुर। तो ये जो था आपका सूबेदार था डक्कन का। ये तो आपने पढ़ा होगा, आसान क्वेश्चन था ये तो। बस ये सब चीजें याद करनी है, याद करो। धर्मठ का युद्ध आ गया है इसमें एक, उसका ईयर पता होना चाहिए किसके बीच में हुआ था, और ये आ गया है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प, इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर का प्रमुख दीवान असद खान था।
इजरा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंधित था। द वर्ड इजरा मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम से एसोसिएटेड था। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। पहले कुछ टेस्ट में करा चुकी हूं मैं ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। हैड स्टैब्लिश्ड अ सेपरेट, एमबीटी ने सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। बताओ गलत क्या है? पहला गलत है। असद खान अकबर का नहीं था दीवान, औरंगजेब का था। बाकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। देख लो, इजरा वर्ड जो एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड है, 18th सेंचुरी का है। और किसने खलीफा कहा था खुद को? बाबर ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पे लिखवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेपरेट किया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और एक क्रॉप साइकिल स्कीम भी लाई थी, मतलब कि फसल चक्र की योजना। ठीक है, क्रॉप साइकिल स्कीम। गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है, करा चुकी हूं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसे बेगम कहलाता था, महामा नगा द्वारा स्थापित किया गया था। आपने देखी होगी अगर, महामा नगा को दिखाया है उस मूवी में। अरे ऋतिक रोशन की पिक्चर थी, नाम क्या था भाई? जोधा अकबर। यस, जोधा अकबर। तो एजुकेशन सेंटर ऑफ दिल्ली विच वाज एस्टैब्लिश्ड, द एजुकेशन सेंटर ऑफ दिल्ली क्या बोलते थे उसको? मदरसा बेगम, उसको महामा अनगा ने एस्टैब्लिश किया था। और आपका ननन्या और टिकन्ना महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। ठीक है। बलबन का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था जो शुद्ध ईरानी शैली में निर्मित हुआ था। इट वॉज बिल्ट इन अ प्योर इरानियन स्टाइल। गलत पूछ रहा है, बता दो जरा, बता दोगे तुरंत? भैया 10th है ये। ईरानी शैली कहां से आ गई? इस्लामिक शैली, नॉट ईरानी शैली। बाकी बातें ठीक है बिल्कुल। मेवाड़ स्टेट बाबरनामा में है। एजुकेशन सेंटर महामा नगर ने स्टैब्लिश किया था। ननन्या और टिकन्ना याद रखना तेलुगु ट्रांसलेशंस के लिए है। और बलबन का मौजलिम पहला मौजलिम है इंडिया का जो कि इस्लामिक स्टाइल में था। इस्लामिक, ठीक है। क्या होता है इस्लामिक स्टाइल? चलो ये भी पता है। 11th, टालीकोटा का युद्ध, द बैटल ऑफ टालीकोटा 1565 रट लो। विजयनगर और किसकी संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था? द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ व्हाट? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। आंसर 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 सबकी। अब तो इजी क्वेश्चंस हैं। टेस्ट की प्रैक्टिस, जो लोग मिस्टेक्स की डायरी बना रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा होगा। और अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि जी हमें फायदा नहीं हो रहा, तो देखिए ये आपके पार्ट की कमी है, आपको नहीं होगा फिर फायदा। अगर आप लोग बना रहे, एक ने भी अब तक फोटो खींच के कहीं पे कमेंट डाउन नहीं किया है। सबके कमेंट्स देखती हूं मैं। उल्टे सीधे कमेंट्स करोगे, काम का एक नहीं करते हो। कर दो उस पे कमेंट अपना पेज लिख के, इसके पेज का लेके आपका क्या बोलते हैं 1 A4 शीट फॉर 1 टेस्ट, जो मैं बोलती आ रही हूँ, चिल्लाती आ रही हूँ, जो किसी ने एक ने भी बना रखा है ना, तो वो फोटो खींच के जरा कमेंट डाउन करो, तो पिन करेंगे उसका कमेंट हम। सोचते हैं अपने लिए बोल रहे हैं। 12th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। 1739 में मोहम्मद शाह ने बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह had given the titles of नायब बख्शी and राव टू बलराम जाट, पॉपुलरली नोन एज बालू। शिवाजी ने सर्वप्रथम मुगलों को सलहार के युद्ध में पराजित किया था। सलहार का युद्ध 1659 में शिवाजी और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। शिवाजी फर्स्ट डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ सलहार एंड वन व्हेन इट वाज फॉट इन 1659 बिटवीन शिवाजी एंड द मुगल आर्मी। यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। 12th का आंसर सी हो जाएगा। याद रख लेना ये दोनों बातें, ठीक है। और इसमें और तो एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए है नहीं, आपको याद रखनी है बस ये दोनों चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ मुगलों में सलहार का युद्ध कब आता है। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, फिर आप बोलेंगे ये तो आपने कराया नहीं था। तो फिर जो ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं स्टेटमेंट वाले, उसमें भी तो बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही बातें, तो ऐसे याद कर लो। बैटल ऑफ सलहार, धर्मट, और कौन सा आया था तीसरा? टालीकोटा। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। गुरु अंगद देव गुरुमुखी के जनक हैं, फादर ऑफ गुरुमुखी। अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु हरकृष्ण अकाल तख्त की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। गलत पूछ रहा है, सी। क्यों? गुरु हरगोविंद ने ही, गुरु हरगोविंद ने किया था अकाल तख्त की स्थापना, ना कि हरकृष्ण ने। बाकी ये याद कर लो, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये गलत हो गया आपका, हरगोविंद है ये, बाकी ठीक है। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। सर्वप्रथम वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था।
First of all, Aurangzeb had tried to merge Watan Jagir in the empire in the context of Marwar. बाबर ने बैराम खान के पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी. ये वन ऑफ द 9 जेम्स भी था, 9 रत्नों में से भी था अकबर के. और आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए जरा कौन कौन थे अकबर के रत्न. ठीक है, अकबर के रत्न की बात हो रही है, बाबर के ऐसे कुछ रत्न वतन नहीं थे. तो अब आप मुझे इसका आंसर बताइए 14th क्वेश्चन का. क्या होगा इसका आंसर? सो द आंसर वुड बी ए, केवल एक. देखिए, अब पहली बात तो ये ठीक है, औरंगजेब ने दिया था. अब जब मैंने आपको इतना बताया कि ये उनके वो थे 9 जेम्स, तो बाबर कैसे देंगे उपाधि? अकबर ने ही दी थी उपाधि. तो यहाँ पे बाबर की जगह क्या हो जाएगा आंसर? अकबर. बस. 15th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें. इनकरेक्ट ऑप्शन. अकबर ने मुगल काल में प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रारंभ की थी. कंट्रोल एंड बैलेंस की पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में. मुर्शीद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था मालवा से प्रारंभ की थी. स्टार्टेड दी जब्ती सिस्टम फ्रॉम मालवा. शेरशाह सूरी ने प्रशासन में राई शब्द, द वर्ड राई का तात्पर्य था राज्य की मांग से था, डिमांड ऑफ द स्टेट. जहांगीर के दरबार में मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था. मतलब कि ये जो है, ये नाम किसका है? पेंटर का किसी. तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर. गलत क्या है इसमें? तो इसका आंसर है सेकंड. बातें सारी ठीक है, लेकिन एक्चुअली मालवा से नहीं की थी. इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम डेक्कन. बाकी चीजें याद रखिएगा. देखिए, ये कई बार पूछ लेता है पेंटर का नाम, तो मंसूर याद रखिएगा किसके टाइम पे था पेंटर? जहांगीर के टाइम पे. बाकी आप देख सकते हैं. 16th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अकबर के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे. मतलब कि कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर्स कहां से इशू होते थे? शाहबुर्ज से. चित्रकार अब्दुल समद को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था. पेंटर था ये भी अब्दुल समद, इसको दीवान बनाया था मुल्तान का अकबर ने. सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग होता था. ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड. तो क्या गलत है? पहला वाला गलत है ना. तो पहला वाला क्यों गलत है? ये शाहजहां के टाइम पे था, अकबर के टाइम पे नहीं था. इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां. शाहबुर्ज था, वहां से कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर्स जारी होते थे. बाकी ये टर्म याद रखना प्लीज. कई बार ऐसे सिर्फ डायरेक्टली टर्म लिखी आएगी और पूछेगा क्या है. गलत विकल्प का चयन करें. इनकरेक्ट ऑप्शन. मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी. जलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने वक्फ विभाग की स्थापना की थी. अंतिम दक्कनी राज्य जिसे इल्तुतमिश द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था, वह गोलकोंडा था. शेरशाह सूरी का सेनापति ब्रह्मजीत गौड़ था. तो बताएंगे गलत कौन सा है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी. देखिए, इल्तुतमिश नहीं होगा. कौन होगा जिसने इसको, मतलब गोलकोंडा जो था लास्ट डेक्कन स्टेट था जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ मुगल एम्पायर में. अब आप बताइए मेरे को, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पढ़ी है आपने? लिस्टिंग का वीडियो देखेंगे तो मैं क्रोनोलॉजी उसमें मैंने पूरी बताई है आपको. तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे ये वाले राज्य बढ़ेंगे तो तब इल्तुतमिश का टाइम बहुत पीछे रह जाएगा. तो ये जो टाइम आ गया था, ये किसका टाइम था? इस टाइम पे टाइम था औरंगजेब का. तो ये काफी आगे की बात हो गई. ठीक है, बाकी देख लीजिए, दो चार नाम है, दीवाने वक्फ और ये टाइटल और आपका. निम्न में से सही विकल्प का चयन करें. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नीम सराय मीनार अकबर के शासनकाल के दौरान मालदा में बनाया गया था. नवजात शिशुओं के लिए गुंग महल अकबर ने बनवाया था. और फतेहपुर सीकरी में हिरन मीनार अकबर द्वारा बनवाए गए थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार. तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं. छोटे छोटे फैक्ट हैं. एक हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम फैक्ट्स आप तक पहुंचाए जा सकें, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा रहा है. और वनडे एग्जाम है आपका, फैक्चुअल बेस्ड है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो अब देख लीजिए 19th क्वेश्चन. कौन सा ग्रंथ सूफी प्रथाओं के बारे में वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द सूफी प्रैक्टिसेस? सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसनतुल अरीफीन और रिसाला ए हमनुमा. बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा. ये थोड़ा टफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको सारे कौन से हैं. सफीनत उल औलिया जो है वो
क्या है, बायोग्राफीज हैं अलग अलग सूफीज की। ये मतलब बेसिकली बायोग्राफीज हैं। क्या होता है बायोग्राफी? जीवंत वृत्तांत है ये, ठीक है। आपका हसानत उल अरफीन क्या है? ये आपका है कंपाइलेशन है ये स्पीचेस का, अलग अलग मतलब जो अलग अलग मत के संत थे उनकी वाणी का संकलन है बेसिकली। और सकीनत उल औलिया क्या है? ये है कादरी परंपरा के सूफियों का जीवंत वृत्तांत, मतलब कि जो सूफी थे कादरी ऑर्डर के, उनकी बायोग्राफीज हैं। और तरीकन उल हकीकत क्या है? ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं स्पिरिचुअल पाथ के, रिस्लान हमनुमा होता है अलग अलग सूफी प्रैक्टिसेस का डिस्क्रिप्शन, जो कि पूछा गया आपसे। 20 देख लीजिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, बाबर, जहांगीर एवं बहादुर शाह जफर, इन बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर है। ये मैं आपको करा चुकी हूं सब लिस्टिंग वीडियो में। टोम्स ऑफ बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। औरंगजेब एवं बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत के औरंगाबाद खुलदाबाद जगह है, वहां पे है। तो बताइए गलत कौन सा है इसमें से? तो ये दोनों ही ठीक है। जो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह हैं, उन सबके जो टोम्स हैं, उन सबकी जो मकबरी हैं, वो सब बाहर है। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे जगह का नाम यहाँ पे कहाँ कहाँ है। कालानुक्रमिक क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जौनपुर शाही ब्रिज, लाहौर का किला, अजमेर का किला फोर्ट, और अटक किला या फिर अटोक किला। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए, ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। और बस अब आपको थोड़ा सा मतलब अकबर ने इन स्तंभों को बनवाया था, एक तो ये जानकारी है आपके लिए। और जौनपुर शाही ब्रिज कब बना? 1562 में। फिर आपका लाहौर का किला कब बना? 1563 में, एक साल बाद। ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर 1570 में बना आपका अजमेर का, और ये अटोक वाला यहां लिख देती हूँ, ये बना आपका 1583 में। चलिए 22, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब संगीत विरोधी होते हुए भी स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, मतलब बेसिकली ही वाज एंटी म्यूजिक बट ही हिमसेल्फ वाज अ स्किल्ड वीणा प्लेयर। अकबर के शासनकाल में तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे, ध्रुपद सिंगर्स। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। विलास खां वाज अ चीफ म्यूजिशियन ऑफ जहांगीर कोर्ट। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो ये सारी बातें ठीक है, याद कर लो इनको यहीं पे, इन सबके नाम याद कर लो। और कई बार ऐसे आ सकता है ना कि कौन सा था मुगल, मतलब अकबर काफी प्रोफिशिएंट था नगाड़ा बनाने में। इन्होंने हिंदू म्यूजिक सीखा था लाला कलवंत से, ठीक है, याद रखना एक नाम ये, कलवंत से इन्होंने म्यूजिक सीखा भी था। 23, मुगल काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जहांगीर का काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। शाहजहां का मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी, मतलब बेस्ट कोनोशियर ऑफ मुगल पेंटिंग। और मीर मुसब्बिर साम्राज्य के मुख्य चित्रकार का पद, मतलब ये चीफ पेंटर थे एम्पायर के। और मुरक्का चित्रों का एल्बम होता था ना, आजकल तो खैर एल्बम कल्चर रहा नहीं है। तो बताइए, फोन में है सबके एल्बम्स, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। देखिए, चित्रकला का जो बेस्ट कोनोशियर था ना मुगल पेंटिंग का, ही वाज नॉट शाहजहां नहीं था, जहांगीर ही था। तो बाकी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये टर्म्स आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखो भाई। मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं एम्फेसिस करने का, क्यों कर रही हूँ आप जानते हो। 24, गलत विकल्प का चयन करें। किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक प्रसिद्ध शैली है जो नृत्य से संबंधित है, मतलब किशनगढ़ स्टाइल जो है रिलेटेड है डांसिंग से। तोड़ी राग प्रातकालीन गाए जाने वाला राग है, तोड़ी राग को मॉर्निंग में गाते हैं। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था, मतलब खुद का पोर्ट्रेट। अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया था, मतलब पैटर्नाइज की थी, किया था संस्कृत लैंग्वेज को। तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान था क्वेश्चन। किशनगढ़ स्टाइल क्या है भाई? डांस सुना है क्या? किशनगढ़ स्टाइल में डांस करके दिखा रहे हैं आपको, पता है आपको क्या है? ये पेंटिंग है भाई, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। किशनगढ़ पेंटिंग होती है, तो मेरे ख्याल से सबका ही ठीक हुआ होगा। टेस्ट सीरीज को ना सीरियसली लेने वालों का हाल बुरा होने वाला है। 25, चाचर, द वर्ड चाचर क्या है? सर्वोच्च उत्पादन वाली भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष खेती ना हो, ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों तक खेती ना हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो ये ऐसी भूमि है जिसपे 3-4 साल खेती नहीं होती, मतलब नहीं कल्टीवेट किया जाता है लैंड फॉर 3 to 4 years।
ठीक है। अब बाकी की थोड़ी सी चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो जो हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला सर्वोच्च, जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च उत्पादन वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। सुना है ये वर्ड? पोलज, हाईएस्ट प्रोडक्शन। ठीक है। और जिसमें 1-2 साल तक जिसको खाली छोड़ा जाए वो होती थी परती। 1-2 साल तक, यहां पे लिख दूं क्या? यहां पे लिख देती हूं। 1-2 साल तक जो खाली छोड़ी जाए वो क्या होती थी? परती। फिर आई चचर 3-4 साल तक, और फिर जो 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ी जाएगी वो क्या हो जाएगी? बंजर। याद रखो, पोलज, परती, चचर, बंजर। अब याद हो जानी चाहिए ये यहीं पे। सही विकल्प का चयन करें। अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व का 1/3 एकत्र किया जाता था, 1/3। अकबर ने मुल्तान एवं राजस्थान से 25% भूमि कर वसूल किया था, 25% लैंड टैक्स। अकबर ने कश्मीर से 50% भूमि कर वसूल किया था, कश्मीर से 50% लिया था। सही बता दो कौन सा है। सारे ठीक है बिल्कुल। ये लैंड रेवेन्यू के छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे आप लोगों के। 1/3 मतलब 33% कलेक्ट किया जाता था। क्या बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू। कंपैरिजन भी आ सकता है कई बार। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। मुगल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के और आकृति युक्त सिक्कों को चलाने का श्रेय अकबर को जाता है, मतलब कि गोल्ड कॉइन्स एंड कॉइन्स विद फिगर्स। अकबर के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति को दर्शाया गया है, द फिगर ऑफ आर्चर राम एंड सीता। सर्वप्रथम शासक की आकृति दिखाने वाले सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे, और औरंगजेब ने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम का नाम लिखवाना बंद करा दिया था, स्टॉप्ड राइटिंग द नेम्स ऑफ कैलिफ्स ऑन द कॉइन्स। गलत विकल्प का चयन करना है आपको, बताओ जरा मुझे। सी हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा? फिगर्स जो मतलब जो रूलर राजा का जो चिन्ह है उस वाले सिक्के ना इल्तुतमिश ने नहीं चलवाए थे, ये चलवाए थे जहांगीर ने। बाकी ठीक है। अकबर पे राम सीता जी की थी फोटो, और क्रेडिट अकबर को जाता है गोल्ड कॉइन्स और जो कॉइन्स विद फिगर्स मतलब कुछ कुछ आकृतियों वाले, और 4 खलीफा वाला औरंगजेब ने। 28। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा जाता है, मतलब कि स्टील फ्रेम। आजकल का स्टील फ्रेम किसको कहा जाता है, जिसमें आप जाना चाहते हैं? अरबी भाषा के शब्द मनसिब से मनसब की उत्पत्ति हुई है, मतलब मनसब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मनसिब। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित है, मतलब डेसिमल सिस्टम पे। मनसब का आवंटन अनुवांशिक आधार पर ना होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था, मतलब कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सॉरी, बट नॉट ऑन जेनेटिक बेसिस। तो बता दीजिए कौन सा है सही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, और आप प्लीज याद कर लीजिए इसको। ठीक है। मनसबदारी जो सिस्टम था वो बहुत ही मतलब मजबूत सिस्टम था मुगल्स का, अकबर का। तो इस टाइम पे आप देख लीजिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत विकल्प का चयन करें। सर्वप्रथम बाबर ने फारसी भाषा को मुगलों की राजभाषा बनाया था। बाबर हैड मेड द पर्शियन लैंग्वेज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य से जजिया कर 1676 में पुनर्जीवित कर दिया था, रिवाइव किया था। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था, मतलब 7/10 पार्ट ऑफ हिज एम्पायर इदारेदारी पे, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया था शाहजहां ने, सस्पेंड कर दिया था मतलब इस सिस्टम को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो अब थोड़ा देख लो, 29 का आंसर सी हो गया। पहली बार तो अकबर ने क्या किया था, पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, फारसी को नहीं बनाया था। ठीक है, अकबर ने फारसी सॉरी मतलब फारसी को बनाया था अकबर ने। बाबर को तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं थी, ये सब काम कहां करता। फिर उसके बाद औरंगजेब ने रिवाइव कर दिया था टैक्स एम्पायर का, जिजिया टैक्स। अब उसके बाद शाहजहां ने सस्पेंड किया था। ये आपका ईयर गलत है, इसमें केवल 1679 हो जाएगा इसका, बस हाँ ये इसलिए गलत है। फिर शाहजहां ने जब्ती प्रथा को सस्पेंड कर दिया था, और अपना जो 7/10 पार्ट था एम्पायर का उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया था, इजारेदारी पे दे दिया था, ठेके पे दे दिया था। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के काल में थोड़े समय के लिए भारत आया था, शॉर्ट टाइम? मेंसलिया, फ्रांसिस वर्नियर, निकोलो मनुची, जीन बैप्टाइस्ट ट्रावेनर। बताओ। ए हो जाएगा। देखो एक बार बता देती हूं मैं, जितने भी सिटीजन्स शाहजहां के टाइम पे, शाहजहां रट लो, आए थे भारत, वो थे कौन कौन? पीटर मुंडी था एक, तो लिख लो यहां पे,
ये इटालियन था। फिर फ्रांसिस वर्नियर, ये कौन था? फ्रेंच का फिजिशियन था ना, फ्रांसीसी था, चिकित्सक था। फिर निकोलो मनुची था, ये भी इटालियन था। ये एक्चुअली गनर था दाराशिको की आर्मी में, बाद में ये फिजिशियन बन गया था। दाराशिको इसका लड़का था ना। जीन बैप्टाइज ट्रैवेलर जो था, ये आपका फ्रेंच ट्रैवलर था जो जुलर था। समझते हैं? ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन क्या था, कौन कैसे था। जौहरी था मतलब, जुलर समझते हो ना। और मेंसेला कौन था? ये शाहजहां के टाइम पे आया था, लेकिन कम टाइम पीरियड के लिए आया था। तो इतनी बातें इसकी याद रखना प्लीज। 31, सिखों के किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी पे चढ़ा दिया गया था? उन्होंने खुसरो की हेल्प की थी। गुरु गोबिंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरकिशन और गुरु रामदास। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। अर्जुन देव। कौन से गुरु थे ये? नंबर 5वें। किसी भी स्रोत से निम्नलिखित में से किसके द्वारा गंगाजल का सेवन किए जाने की पुष्टि नहीं होती है? द कंजम्पशन ऑफ गैंजेस वाटर बाय हुम अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट कंफर्म्ड बाय एनी सोर्स? एमबीटी, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा वैसे ये। तो बताओ। नहीं होती है। 32 का क्या है आंसर? सी। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर और शाहजहां कंज्यूम करते थे गंगाजल, ठीक है। औरंगजेब नहीं करता था, मतलब ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। करता भी हो तो पुष्टि नहीं हुई है, कहने का मतलब है। लेकिन अब उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखो। मोहम्मद बिन तुगलक और जहांगीर और शाहजहां कंज्यूम करते थे गंगाजल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जहांगीर के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द रूल ऑफ जहांगीर? मेवाड़ की संधि, जहांगीर ने ओडिशा में खारदा पर विजय प्राप्त की थी, जहांगीर ने कूच बिहार और कामरूप पर विजय प्राप्त की थी, और जहांगीर ने बिहार के खोकर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तो बताइए आप, क्या है इसका आंसर? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है मेवाड़ की संधि, ए। तो मेवाड़ की संधि जो है ये 1615 में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये इनसे रिलेटेड। और आपका कूच बिहार पे विजय प्राप्त की इन्होंने 1613 में, और सॉरी, कूच बिहार पे 1613 में की, और खोकर पे की इन्होंने आपका 1615 में। और किश्तवर पे कब की थी? किश्तवर पे की थी इन्होंने 1620 में और 1611 में। खड़दा यहाँ पे 1611 कर लो, और ये 13 इसका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अकबर के शासनकाल के दौरान स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मतलब वॉलंटरली नहीं एक्सेप्ट किया था सबमिशन। चुनार, आमेर, मारवाड़, जैसलमेर। तो चुनार ने नहीं किया था। हुआ ऐसा, अकबर ने कौन कौन से प्रदेश जीते थे? देखो, एक तो जीता प्रदेश जो रूलर कौन था, ईयर, और मैं मुगल जनरल बता देती हूँ। चुनार जो था, यहाँ पे रूल ऑफ अफगान्स था, और 1562 एक्चुअली ईयर था। और जो मुगल का जनरल था वो था अब्दुल्ला खान। आमेर में भारमाल थे, 1562 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वॉलंटरी सबमिशन। मारवाड़ में राव चंद्र सेन थे 1570 में। जैसलमेर में भी 1570 में थे रावल हरी राय, और इन्होंने मतलब तीनों ने वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे मेजर जनरल भेजा था इन्होंने, मुगल जनरल मेजर जनरल अब्दुल्ला खान, ठीक है। चलो 35, 1532 में दोहरिया का युद्ध, एक और युद्ध आ गया। निम्नलिखित में से किसके और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था? अब जितने मैंने इसमें युद्ध बताए हैं वही कमेंट डाउन कर दो यार, और क्या करोगे। अफगान रूलर महमूद लोदी इन 1532, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। बताओ। आंसर है हुमायूं। कब हुआ? 1532 में। हुमायूं और अफगान रूलर था महमूद लोदी, हुमायूं जीत गया था इसमें, ये हार गए थे। आ गए युद्ध। और मैच द फॉलोइंग में आएंगे क्वेश्चंस, याद रखना। और फिर देखो, देख के कहोगे अरे ये तो पढ़ा था यार, ऐसे ऐसी वाली फीलिंग आती है पेपर में। हुमायूं ने निम्नलिखित में से कौन से युद्ध लड़े थे? विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स हैड बीन फॉट बाय हुमायूं? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बस प्रिपेयर होने वाले हैं युद्ध सभी। और फिर कहोगे अरे तो मैम ने बताया था यार, हमने सुना नहीं था। पर तो ऐसा मत करना भाई, कहना वाह पढ़ाया गया था और देखो ठीक करके आए हैं, मजा आ गया, ऐसा करना। तो हुमायूं के प्रमुख युद्ध के क्रम इस प्रकार हैं। किस प्रकार? कालिंजर का आक्रमण, सबसे पहले कालिंजर का देख लो, 1532, यहां पे लिख देती हूँ। 1532। देवरा 1532, चौसा 1539, कन्नौज
1540, सरहिंद 1555। याद कर लो। अब इतना तो ढूंढ लो कि किसने कौन कौन लड़ा था और कौन जीता था, ये तो खुद ढूंढ लो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, ईयर पूछ रहा है, कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त 313। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय। विक्रम संवत का आरंभ, तो बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोनों। शक संवत का आरंभ 78। बताओ गलत कौन सा है, बता दो बता दो। 57 का क्या होगा आंसर? ये आरंभ बोल रहा है शक संवत का, ये बीसी नहीं होगा, एडी होगा ये। एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी, बीसी की बिफोर क्राइस्ट। फर्क पता है दोनों में? फर्क तो पता ही होगा, देखो ये याद कर लो सब। 38। 1960 में बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में किस पुरातात्विक स्थल में उत्खनन का आरंभ किया गया था? एक्सकवेशन वाज स्टार्टेड एट व्हिच आर्कियोलॉजिकल साइट अंडर द लीडरशिप ऑफ बीबी लाल एंड बीके थापा इन 1960? हड़प्पा, लोथल, ढोलीवरा, कालीबंगन। इतने सब करा दिया है ये, टेस्ट में ही करा दिया है, तो डी हो जाएगा आंसर, कालीबंगन। अब देख लो भाई, धोलावीरा में कब स्टार्ट हुआ? 1990 में। लोथल में एसआर राव ने किया था 1955 में। सब टेबल मिलेगी आपको एक लिस्टिंग वीडियो में, सब वहां से प्रिपेयर हो जाएगा ये। ढोलावीरा, कालीबंगन 1960। लीडरशिप किसकी थी? बीबी लाल, बीके थापर। और ढोलावीरा है 1990। इसमें से आरएस बिष्ट, सुना है नाम? सारे बता दिए जाएंगे ये अलग से, चिंता मत करो। 39। निम्नलिखित में से किसे पाली भाषा में संकलित किया गया था? मतलब इनमें से विच हैड बीन कंपाइल्ड इन पाली लैंग्वेज। पाणिनि की अष्टधाई, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, मनुस्मृति, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। पाली में कौन सा था भाई? ये तो बता दो, क्वेश्चन तुरंत बता दोगे तो। त्रिपिटक्स थे ना बाली में, पाली में है याद ये बात या नहीं भाई? 500 बीसी के अराउंड पाणिनि की अष्टधाई किसमें थी? लैंग्वेज क्या थी इसकी भाई? इसकी संस्कृत थी। कुछ क्वेश्चन मुझे बताने में शर्म आती है। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितने थे? पाली में थे। मनुस्मृति भी संस्कृत में थी। नाट्यशास्त्र संस्कृत में थी। राखलदास बनर्जी, मैके और व्हीलर ने निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का उत्खनन किया था? चौंदाड़ो, कोड्डजी, मोहनजोदाड़ो, लोथल। बताओ। सी हो जाएगा आंसर, मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं ना इसको, मृतकों का टीला। इंडस रिवर पे है, लरकाना में है, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लरकाना में। सब तो बता दिया। सिंधु नदी पे है ये। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन देखो, शब्दावली आ गई ऋग्वेदिक काल में और उसका वोकैबुलरी। अक्षवाप, लेखाधिकारी, अकाउंट्स ऑफिसर। धन्व, मरुस्थल, डेजर्ट। उर्वरा, जुते हुए खेत, प्लोड फील्ड। और आपका धान्य, चारागाह, पैस्चर। गलत विकल्प का चयन कर दो जल्दी से। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, पास्चर धान्य नहीं था, पास्चर था खिल्ले। सुना है वर्ड? ख आधा ल और य, इंग्लिश में ऐसे। बाकी रट्टाफिकेशन स्टार्ट। अब देखो, इसे रट्टाफिकेशन कह लो या बार बार एक दो बार वीडियो देख लो, अंदाजा लग जाता है। प्रीलिम्स मैंने बता चुकी हूँ 100 बार, क्या है? गेम ऑफ रिकॉग्निशन है। तो रिकॉग्नाइज तो उसी को करोगे जिसको देखा होगा पहले। 42 सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन ऋग्वेद का मंडल और रचयिता। ठीक है। द्वितीय भारद्वाज, मतलब बताओ आप सही कौन सा है, फिर मैं आपको बताती हूँ मैच करके। 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। फोर्थ के हैं वामदेव। अब देख लो, सेकंड के हैं ग्रित्समत। सेकंड के मैच कर लो ग्रित्समत। थर्ड के कौन है? विश्वामित्र ये। और आपके फोर्थ के कौन है? वामदेव। और सिक्स्थ के हैं ये भारद्वाज। तो करेक्ट कौन सा है? सिर्फ फोर्थ। 43 मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रांतों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। प्रोविंसेस हैं ये जो कि एम्परर अशोक से रिलेटेड है। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, कलिंग, पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र, जैनी, उत्तरापथ, तक्षशिला। इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? बी। गलत क्यों है ये? कलिंग पाटलिपुत्र नहीं है, तोशली है। ये ठीक है बिल्कुल। ये एक्चुअली
जो सम्राट अशोक थे उनके शिलालेख से क्या होता है, प्रमाणित होता है कि उनके शासनकाल के टाइम पे 5 प्रांत थे। दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, कलिंग तोशली, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, उत्तर पथ तक्षशिला। अब 5वां मैं बताऊं या आप बताएंगे? 5वां है प्राची या फिर प्राशी। ठीक है, लिख लो, स्पून फीडिंग करो। इसका है पाटलिपुत्र। चलो 44 सही विकल्प का, हंसते रहा करो थोड़ा सा ना, खुश रह के पढ़ाई करो। तो राजवंश और उनके संस्थापक सबसे इंपॉर्टेंट, तुलुक वंश, मलिक अहमद, अरिविदु, तिरुमल, बहमनी, वीर सिंह, निजामशाही वंश, हसन गंगू। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? बी। अब तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। बहमनी के कौन थे? ये तो पता है, हसन गंगू। मतलब अगर ये भी पता है ना तो भी चलो तैयारी ठीक मान लूंगी मैं। और निजामशाही के मलिक अहमद। अगर इनमें से एक भी नहीं पता तो भैया छोड़ दो वीडियो बस। ठीक है। 45 निम्नलिखित में से किसने वातापी शहर की स्थापना की थी? बताइए। पुलकेशिन 1, राजेंद्र 1, खारवेल या उज्जैन? सही जवाब पुलकेशिन 1, वतापी पुलकेशिन 1। ठीक है। और राजेंद्र वन ने किसकी की थी स्थापना? गंगाईकोंड चोलपुरम, बड़ा सा नाम जिसका होगा राजेंद्र वन का है। खारवेल ने की थी प्राची नगर की, प्राचीन नगर। ठीक है, प्राचीन है ये, प्राचीन नहीं है। और उज्जैन ने किसकी की थी भाई? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। चलो 46 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। चंबल नदी, नागदा, बानस, आहाड़, देखा आहाड़ कल्चर, हिरण्यवती नदी, कुशीनगर, बाणगंगा, आलिमगिरीपुर। अच्छा ये पता चल रहा है ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? ये क्या लिखी हुई है ये और ये क्या तो नदी है, पर ये किसके नाम है नदियों के पास? बाणगंगा इसका आंसर। बाणगंगा आलमगीरपुर बाणगंगा नदी पे नहीं है, ये हिंडन नदी पे है। 47 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गहडवाल गोविचंद्र से संबंधित नहीं है? गहडवाल गोविचंद्र से संबंधित नहीं है। कमौली, बसाई, राहन, वंशावर। आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो गहडवाल गोविचंद्र से संबंधित हैं कमौली, बशाही इंस्क्रिप्शन और राहन इंस्क्रिप्शन। और वंशावर किससे संबंधित है? परमार भोजदेव से। ठीक है, परमार भोजदेव से। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण के राज्य, सदर्न स्टेट्स और उनके रूरल। वेंगी, हस्तिवर्मन, पालक, धनंजय, देवराष्ट्र, उग्रसेन, कुशथलपुत्र, पुर, कुबेर। सही है पहला, वेंगी का हो जाएगा आपका हस्तिवर्मन। पलाक का है उग्रसेन, ये देखो ऐसे मार्क कर लो। और देवराष्ट्र का कौन है? कुबेर। और जो बचा वो उसका है, ये ऐसे ऐसे। थोड़ा याद करते चलो ये चीजें ना, रिवीजन से ही होंगी। देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। 49 निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे? वैशेषिक दर्शन पढ़ा है? महर्षि जैमिनी, व्यास, कनाड, कपिल। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि कनाड। तो मीमांसा के कौन थे? महर्षि जैमिनी। मतलब किसके हो गई? मीमांसा। ये पढ़े हैं दर्शन। और व्यास किसके हैं? वेदांता। और कनाड किसके हैं? वैशिष्ट के। और कपिल किसके हैं? तो पता होगा, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन। इनके तो मतलब भी पता होने चाहिए। 50 सही विकल्प का चयन करें। ये कुछ जैन ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। जैन टेक्स्ट एंड देयर ऑथर्स। परशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, स्यायवाद मंजरी सिद्धसेन दिवाकर, द्रव्य संग्रह मल्लीसेन, न्याय अवतार नेमिचंद। क्या हो जाएगा आंसर? ए, परशिष्ट पर्वन हेमचंद्र। और आपका स्यायवाद मंजरी मल्ली सेन है, चलो मार्क कर लो ऐसे करके। द्रव्य संग्रह आपके नेवी चंद हैं। और ये याद करो इन्हें यहीं पे। चलो शगुन का क्वेश्चन आ गया 51वां। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चतुर्वर्ग चिंतामणि बुक का नाम है लिखा था? भट्ट लक्ष्मीधर, हेमाद्री, देवान भट्ट, श्रीधर। बुक्स एंड ऑथर्स काफी पूछे जाते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हेमाद्री ने। ठीक है। अब भट्ट लक्ष्मीधर का अगर आ गया तो क्या आएगा? कृत्यकल्पतरु भट्ट लक्ष्मीधर का है। स्मृति चंद्रिका देवान भट्ट का है। स्मृति चंद्रिका इनका, स्मृति चंद्रिका। और श्रीधर
श्रीधर का क्या है? स्मृतिस्थ्रार, बड़ा सा नाम होगा, स्मृति से रिलेटेड, वो इनका होगा। ऐसे याद कर लो। देखो हर एक लिखना तो देखो नहीं है पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा कर लो एडजस्ट ऐसे ही। 52, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वत्सराज, महेंद्रपाल द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम। खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन ये तो आते रहेंगे। 1, 3, 4 और 2 देख लो। अब मैं बता देती हूँ, ये सारे गुर्जर प्रतिहार के हैं तो क्लियर हो गया। अब मैं इनके आपको ये भी बता देती हूँ। वत्सराज का 7 तो लिख देती हूँ, चलो 775 से 800, और महेंद्रपाल द्वितीय का 945 से 948, नागभट्ट द्वितीय हो गया आपके 800 से 833, और मिहिर भोज प्रथम हो गए आपके 836 से 885। 53, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। पीतल से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति कांगड़ा, ब्रास बुद्धा स्टैचू। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, स्टैचू बुद्धा ऑफ बुद्धा इन सिटिंग पोस्चर, मनकूवर। कांसे से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति, ब्रॉन्ज बुद्ध स्टैचू, सुल्तानगंज। पार्श्वनाथ की मूर्ति, स्टैचू ऑफ पार्श्वनाथ, वैशाली। बताइए गलत विकल्प बताइए। तो पार्श्वनाथ की मूर्ति वैशाली। क्यों, कहां पे है ये भोजपुर में है, बाकी ये ठीक है, याद करो। 54, कुषाण वंश के दौरान निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बड़ी इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल, सारी की सारी। ये तो यहाँ भी एक पूछी है, सारी की सारी पता होनी चाहिए, बता रही हूं मैं ये चीज। 4th किया था, अब मैं बता देती हूँ सारी, रुक जाओ। पहली अजात शत्रु के टाइम पे हुई। अब देखो कौन अध्यक्ष था ये तक, ये खुद भी देख लेना कुछ, फिर टेस्ट हो जाना है 3 घंटे के। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, कालाशोक, कौन सी डायनेस्टी के थे? शिशुंग डायनेस्टी के। तीसरी अशोक, ये भी बताऊं कौन सी डायनेस्टी के थे? चौथी कनिष्क, कौन सी डायनेस्टी के थे? कुषाण वंश के थे, ये ऊपर लिखा है, ठीक है, याद कर लो। चौथे चारों के चारों इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये क्वेश्चन गलत होंगे ना ऐसे वाले, बड़ा दुख होगा सच्ची। 55, तीर्थंकारों के नाम और उनके प्रतीक, ये बड़ा आता है। अजीतनाथ गज एलिफेंट, संभवनाथ अश्व हॉर्स, अभिनंदन वानर मंकी, श्रेयांसनाथ वाराह मतलब बोर। बताओ गलत बता दो। डी, ये तो बाकी सारे सही हैं, हो गया क्लियर। अजीतनाथ एलिफेंट ये सब ठीक है, बस इसका देख लो। श्रेयसनाथ का क्या होगा? गैंडा, राइनो। बताना जरा कौन से नेशनल पार्क में मिलता है ये, कहाँ के फेमस है ये, जरा थोड़ा सा एनवायरमेंट भी रिवाइज हो जाएगा ना यहाँ के यहाँ। 56, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था, मैक्सिमम प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महावीर बनाया था। क्या? महाविहार, पता है ना विहार क्या होते थे? किंग बिंबिसार ऑफ मगध हैड बिल्ट अ महाविहार नेम्ड वेणुवन। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था, मतलब लिच्छवीज ने बनाई थी कुटाग्रशाला महावन में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत हुआ है। बताइए कौन सा गलत है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, ये गलत है। सबसे ज्यादा मथुरा स्टाइल में नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है गांधार स्टाइल में, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये खटाक से कमेंट कर दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रोपेगेशन बुद्धिज्म का कहां हुआ था? कुशाल में हुआ था। बिंबिसार ने मगध में बनवाया वेन्युवन, था क्या? बुद्धा के रहने के लिए जगह थी। लिच्छवीज ने बनाया था कुटाग्रशाला। देखो बहुत मेहनत लग रही है बताने में, प्रिपेयर करने में, वीडियो बनाने में। प्लीज सिलेक्ट हो जाओ प्लीज। 57, अघोर शिवाचार्य निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संस्थापक थे? शिव भागवत, मत्तमयूर, आगमत और शुद्ध शैव संप्रदाय। बता दो जरा। सी, आगमंतक संप्रदाय के। देखो शिव भागवत संप्रदाय जो था, पहला मेंशन इसका शिव भागवत का कहां पे है? पतंजलि में है, पतंजलि की महाभाष्य में, समझे। फिर आपका मत्तमयूर संप्रदाय का पहला जो मेंशन है वो छेदी डायनेस्टी करती है, और आगमन संप्रदाय के फाउंडर अघोर शिवाचार्य थे, और शुद्ध शैव संप्रदाय के फाउंडर थे श्रीकांत शिवाचार्य। तो दोनों को याद रखना, अघोर और श्रीकांत, ठीक है। 58, मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मल्ल महाजनपद, अब तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उत्तर प्रदेश। अब तक तो ऐसा होता था पढ़ो मत पढ़ो, उत्तर प्रदेश की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो देखो ही मत।
बना रहे हैं मेहनत से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स, देखो मत उन्हें, ऐसी चेक कर लो पेपर क्लियर। अब करके दिखाना मेंस क्लियर बिना यूपी पढ़े। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? चलो बताओ, देवरिया, मेरठ, सहारनपुर, बलिया। देवरिया में ये यहाँ के जो शासक थे वो थे ओक्काक, सुना है नाम? ये हो जाएगी स्पेलिंग, ओक्काक। और इनका जो रूल था वो गणतंत्रात्मक था, मतलब रिपब्लिकन था। और इस महाजनपद में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। और मल्ल महाजनपद जो है वो देवरिया में है। मल्ल महाजनपद इसलिए तो फेमस है। चलो 59, गलत विकल्प का चयन करें। ये अध्यक्ष हैं किसके? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मेंशन्ड हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सीताध्यक्ष कृषि के अध्यक्ष, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अकराध्यक्ष महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था। मिंट समझते हो ना, नोट छपते हैं जहां। विविताध्यक्ष चारागाह मतलब पास्चर्स का। तो गलत वाला बता दो जरा, बी। क्यों? क्योंकि अकराध्यक्ष माइंस डिपार्टमेंट के हेड थे। माइंस डिपार्टमेंट समझते हो? खान विभाग। बाकी सीताध्यक्ष देख लिए, एग्रीकल्चर। अकराध्यक्ष माइंस, लक्षणाध्यक्ष मिंट और विविताध्यक्ष ये चार का। ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। 60वां क्वेश्चन देख लो जरा। 60वां क्वेश्चन का आपका 1 मिनट क्या हो जाएगा? मौर्य शासन काल के दौरान, मौर्य काल के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर पहरेदार कर हुआ करता था? ये वॉचडॉग टैक्स देख रहे हो, ये वॉचडॉग कितने पहले की बातें हैं, आजकल जो ये बातें होती हैं सब पुरानी हो गई। बलि, हिरण्य, चोर रज्जू, विवित। बताओ। चोर रज्जू नाम से ऐसे याद कर लो। बलि क्या था? ये तो तुम्हें पता है, धार्मिक कर था, रिलीजियस था ये टैक्स। हिरण्य क्या था? कैश पे लगता था ये। चोर रज्जू वॉचडॉग। विवित ग्रेजिंग टैक्स था ये। ग्रेजिंग टैक्स मतलब चारण कर। और वर्तनी एक और कर है, वर्तनी। लो क्या याद रखोगे? वर्तनी ये कौन सा था? इंपोर्ट, आयात। हो गए पूरे। 61, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो, अशोक के प्रमुख अभिलेखों से संबंधित रिगार्डिंग द मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। पहला अभिलेख पशु बलि की निंदा, कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस। दूसरा मेडिकल सिस्टम ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा। 9वां धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्रा। और 11वां धम की व्याख्या, डिटेल्स ऑफ धम। आंसर 9वां मतलब कि गलत है। ये जरा ऊपर देखते रहो, पूछ क्या रहा है। पहला एनिमल सैक्रिफाइस, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये याद रखना पहला वाला। फिर सेकंड में मेडिकल सिस्टम, फिफ्थ में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात हुई है, और 11th में धम की बात की गई है। तो 9वां भी धम से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, फिफ्थ है धर्म महामात्रों से रिलेटेड, 9वां नहीं, फिफ्थ है ये। 62, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का, अभी ऊपर बताया है, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य लड़ा गया था। तो बता दोगे? नहीं बता पाओगे, अभी तो ऊपर देखा है ये। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर तोंड भंडलप पर अधिकार कर लिया था। कृष्ण तृतीय ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। मतलब फाइनली किसने एंड किया चोल डायनेस्टी को? कृष्ण थर्ड ने। तो गलत विकल्प का चयन आपको कर देना है, आप कर दो जल्दी से। थर्ड है गलत। ये अभी तो ऊपर देख के आयो। ये चोल एम्पायर किसने अंत की थी? नाम सुना है क्या? मलिक काफूर, इसने। टकोलम कब हुआ था? चोल्स और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, और कृष्ण थ्री ने डिफीट किया था चोल आर्मी को बैटल ऑफ तकोलम में, और तोंडा भानलाप पे कब्जा कर लिया था। 63, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का अभिलेख मिलता है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर इज फाउंड ऑन द पिलर्स ऑफ प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। हुनों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया था। मतलब हुन्स ने इन्वेड किया था इंडिया को इन द रेन ऑफ स्कंदगुप्त। विक्रम संवत का आरंभ अभी ऊपर देखा था, मगध के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ था। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। बताओ।
ये हो जाएगा इसका। किसके नाम पे हुआ था ये? भाई जहांगीर का इंस्क्रिप्शन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से, पता है आपको। हुन्स ने इन्वेड किया था स्कंदगुप्त के टाइम पे, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 57 एडी में, ठीक है। और ये विक्रमादित्य के नाम पे हुआ था। आप बताएंगे मुझे कि ये किसके उस पे हुआ था, ये कौन थे ये मगध के थोड़ी थे रूलर, ये तो पता होगा। कहाँ के थे ये रूलर? उज्जैन के थे भाई, उज्जैन के विक्रमादित्य। बाकी बातें ठीक है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, आर्टिफिशियल लेक नेम चोल गंगम। पल्लव वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। पल्लव डायनेस्टी में विमेन वर गिवन हाई पोजीशंस। एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। एहोल इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। 1:35। बताओ क्या हो जाएगा इसका? गलत पूछ रहा है ये। 64 का हो जाएगा बी। चालुक्य के टाइम पे होता था ऐसा, ना कि पल्लव के टाइम पे। चालुक्य डायनेस्टी में विमेन को काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट और हाई पोस्ट दी जाती थी। बाकी संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट थे कालिदास, जिन्होंने मेंशन किया है एलो इंस्क्रिप्शन पुलकेशन 2 में। एहोल इंस्क्रिप्शन को किसने रचा था? रवि कीर्ति ने। और रेशियो गोल्ड और सिल्वर का क्या था? 1:35। और गढ़िया नाम है ना, गढ़िया, तो वो नाम किसका है? एक प्रकार के सिक्के का, गधैया ऐसे या गढ़िया, देखो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। ये इट वॉज अ टाइप ऑफ कॉइन। 65 राष्ट्रकूट वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था? समझ आ गया? कृष्ण 3, दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय। अब आपको इनके वो पता होने चाहिए टाइम पीरियड्स, तो आप बता पाएंगे। गोविंद तृतीय है इसका आंसर। कुछ चीजें तो बहुत पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, एलिमिनेशन नहीं चलता है इनमें। कृष्ण 3 ने 939 से करीब 967 तक किया था फॉर 28 ईयर्स। और दंती दुर्ग का था 733 से 756 तक। कितने साल हो गए? ये हो गए आपके 23 साल। और गोविंद तृतीय ने किया 793 से 814 तक, 21 साल हो गए ये। और अमोघ वर्ष ने किया आपका 814 से 878, सबसे लंबा 64 साल। तो याद रखना, सबसे लंबा है इनका और सबसे कम इनका है। ऑल राइट। 66 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। 1667 औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी किया। 1651 ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली। 1616 ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या हुआ, क्या सही है, और मतलब कौन कौन से सही हैं, हमें ये बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो ये प्लीज आप ईयर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने इशू किया था फरमान 1667 में, फिर हुगली पे इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया 51 में, देन 1616 में इसने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। और आप मुझे बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी? और जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तब इंडिया में कौन राजा था या कौन रूलर था? ये दो क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे। 67 कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जॉर्ज चर्नॉक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना, पेड्रो अल्वारेज नामक एक कैब्रल पुर्तगाली का भारत पहुंचना। तो बताइए पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? सो 67 का आंसर हो जाएगा डी, 4, 1, 2 एंड 3। कैसे कैसे देख लीजिए आप। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? ये सबसे 1602 में। आपका फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664 में। जॉर्ज चर्नॉक ने कलकत्ता कब बसाया या स्थापना की? 1690 में। 90 है ये।
और ये सबसे पहले आया था एक्चुअली 1500 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मुझे आप बताएंगे पहले कौन आया बाद में कौन आया, मतलब पहले कौन सी कंपनी आई इंडिया में, फिर कौन फिर कौन फिर कौन, कौन कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में आई और उनका क्रम। ये क्वेश्चंस करते रहिए सॉल्व जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। कौन बने थे? प्रिंसिपल बने थे। मुदुकी का युद्ध, बैटल ऑफ मुडकी, इट टुक प्लेस कब? 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 में चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। ये बड़ा मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस पे तो मैं ज्यादा टाइम दूंगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सारे। 69 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1510 में अल्बरकीक ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1510 में अल्बरकीक हैड वन गोवा फ्रॉम द आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। अल्मीडा ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अल्मीडा किससे संबंधित थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, 10 बार करा चुकी हूं, बताइए कमेंट करके। और 1515 में नीनो डी कुहा ने कंट्रोल करा था हॉर्मुज पे, जो कि कहां पे लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ के माउथ पे। बताइए, सही विकल्प का चयन कीजिए। 69 का हो जाएगा ए। अब दो गलत हैं, क्यों गलत है ये देखना पड़ेगा आपको। आप पहले तो ये देख लीजिए कि अल्फांसो डी अल्बरकीक की बात करें तो 1509 से 1515 तक इनका टाइम था। 1510 में इन्होंने गोवा जीत लिया। 1511 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था कंट्रोल ओवर मलक्का, जो कि एक इंपॉर्टेंट मार्केट था साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने, अल्बरकीक की बात हो रही है, अल्मीडा की बात नहीं हो रही है। फिर 1515 में इन्होंने कंट्रोल किया हॉर्मुज पे, जो कि लोकेटेड था एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। तो नीनो डी कुहा ने नहीं किया था। ये तीन ही पोर्चुगीज गवर्नर आपको याद रखने हैं, अल्बरकीक, अल्मीडा और नीनो डी कुहा। तो एक के बारे में आपको काफी चीजें यहां पे बता दी गई हैं। डचों ने मसालों की अपेक्षा भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। इन कपड़ों का निर्यात निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से किया जाता था? डच हैड गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू व्हाट? टू द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ्स देन स्पाइसेस। ये बोल रहा है कहां से एक्सपोर्ट होता था? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट, बंगाल, गुजरात, मालाबार तट। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। एक मिनट, सॉरी अबाउट दिस। ये बी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि मालाबार कोस्ट नहीं है उसमें, कोरोमंडल कोस्ट, बंगाल और गुजरात से ये एक्सपोर्ट होते थे, मालाबार तक नहीं होगा। एक समिति जिसे बाद में निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया, में एक निदेशक, एक उप निदेशक के अलावा कितने सदस्य थे? मतलब एक तो था डायरेक्टर, एक डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके अलावा हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? बताइए। सो देयर वर 24 मेंबर्स। अब थोड़ा सुन लीजिए इस कमेटी के बारे में। क्या था मसला? क्वीन एलिजाबेथ I ने इंग्लैंड में 1600 में, अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया, खैर 1600 में चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, मोनोपोली दी, बेसिकली आज्ञा पत्र दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, 15 इयर्स के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार दिया, मोनोपोली दी। समझ रहे हैं? पूर्वी देश कौन हो गए? कहां पे? इंग्लैंड। हम लोग ईस्ट में हो गए ना। अब एक कमिटी बनी इस मैनेजमेंट के लिए। इस कंपनी जो ये बनी 1600 में, जो कंपनी बनी उसके मैनेजमेंट की के लिए एक कंपनी का गठन, समिति का गठन किया गया। इसमें एक निदेशक था, एक उपनिदेशक था, 24 सदस्य थे, और इसी समिति को बाद में बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और आपको पता है, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि बाद में जाते जाते इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे खेल होगा सारा का सारा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी सीओडी बनेगा, कभी 2 बन जाएंगे, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा, कभी एक हट जाएगा, कभी इसके मेंबर्स घटते बढ़ते रहेंगे, फिर इंडियंस इसमें अपना एसोसिएशन मांगेंगे। तो ये यहां से वो शुरुआत होगी, सारी जो चीजें आगे आप पढ़ते हैं। ठीक है, लिंक करते रहिए। 72 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य नई कंपनियों की स्थापना की गई थी। उन 2 कंपनियों का चयन करें इनमें से। मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रपोजल था 1694 में, 2 अदर न्यू कंपनीज वर एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है, जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग ईस्ट कंपनी, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd और 4th। 3rd और 4th मतलब जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, 2 और कंपनीज बनी थी और 1694 में। पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी,
हाँ, क्वेश्चन अभी भी ये बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उधर तो क्वीन एलिजाबेथ थी, इधर कौन थे रूलर? बताइए। अब ये क्वेश्चन अभी भी बरकरार है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था। वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में फ्रांसिस डे हैड टेकन मद्रास ऑन लीज फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया था। 1658 तक आते आते जो सेटलमेंट्स थे ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के और कोरोमंडल कोस्ट, ये सब फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंडर आ गए थे। आपको बताना है गलत क्या है। गलत है सेकंड ऑप्शन। क्यों? पहला सही है, ये याद हो जाएगा। अब सेकंड क्यों गलत है? 1658 में एक्चुअली सेटलमेंट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट के जो सेटलमेंट थे, हाँ मतलब ये वाला तो सही हो गया ना। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास लीज पे लिया था राजा ऑफ चंद्रनगिरी से, और यहां पे एक क्या बनाया था, फोर्टिफाइड कॉलोनी बनाई थी बेसिकली। इस कॉलोनी को क्या बोला गया था? इस कॉलोनी को बोला गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, मद्रास से लिया था इन्होंने इसको पट्टे पे, ना कि मतलब मद्रास को लिया था और यहां पे इन्होंने बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेकंड गलत हो गया हमारा, मद्रास नहीं होगा इसमें, बाकी सब एज इट इज होंगे। 74 1651 में प्राप्त लाइसेंस द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कितने हजार रुपए के वार्षिक कर के बदले में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? लाइसेंस मिला था 1651 में, तो ये बोल रहा है कितने पैसों में फ्री ट्रेड होना था यहां पे, ये बताना है आपको। 3000 रुपए में, देखो जरा। ठीक है, अब क्या हुआ था, पहली बार बंगाल में ब्रिटिश ने ट्रेड रिसीव किया था, छूट मिल गई थी व्यापार को 1651 में, जब गैब्रियल बैंटन, एक ये फिजिशियन थे, गैब्रियल बैंटन, नाम देख लो। ये एक फिजिशियन थे, सूबेदार जो थे शाहसाद शुजा बंगाल के, उनके अंडर उन्होंने लाइसेंस, इनको लाइसेंस मिल गया था और इससे कंपनी को फ्री ट्रेड मिल गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, और एनुअल टैक्स देना था इनको 3000 रुपए। सोचे कमाते कितना थे। मैं बता रही हूं आपको, आप दुनिया की कोई हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, मेरा गुस्सा जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स पे है ना उस वक्त के, वो आप देख लीजिए, आपको मिल ही नहीं सकता इतना एक्सप्लॉयटेटिव नेचर किसी भी कॉलोनियल पावर का, किसी भी इन्वेडर का, या किसी भी XYZ पर्सन का, जितना इन लोगों का था। दे वर वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। इनको सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करना था, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना था। ठीक है, चलो आपके क्या व्यूज हैं इस पे जरूर मुझे बताइएगा। 75 बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्रदान की थी। 100 बार पढ़ चुके हो, ये सारे गांव याद कर लो। जिसके बदले में उन्हें इन गांव के मालिकों को कितने रुपए देने पड़े थे, ये बता रहे हैं वो, बदले में क्या देना पड़ा था बताइए। 1200 रुपए। देख रहे हैं आप। तो 1698 में सूबेदार थे अजीम उस खान बंगाल के, जिन्होंने जमींदारी दे दी 3 विलेजेस के और गोविंदपुर ब्रिटिश की, और उसके बदले में उनको क्या 1200 रुपए देने थे इन विलेज ओनर्स के, जो ये इन गांव के ओनर्स थे। मतलब क्या ही पड़ा किसी को 400 रुपए। 76 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा, फ्रेंच कैप्चर्ड मॉरिशस। फ्रांसीसियों ने मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही पर कब्जा कर लिया। माही पता है ना कहां है। फ्रांसीसियों ने कराईकल पे कब्जा, कराईकल पे, ये कुछ याद आ रहा है ये माहे कराईकल से? पौंडीचेरी। 76 का आंसर बताओ। 1, 2 और 3 ईयर देख लो फटाफट। मॉरिशस को कब कैप्चर किया? 1721 में। और मालाबार कोस्ट को पे जो माही था उसको कब किया? 1725 में। और फ्रेंच ने कराईकल को कब किया कैप्चर? 1739। पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी? लोएस्ट लेवल पे कौन पहुंच गया था पुडुचेरी, जिंजी और माहे को खोने के बाद? फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच या डेन्स? ये तो बता दोगे देखते ही। फ्रेंच।
78 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गेराल्ड ऑंगियर या फिर गेराल्ड ऑंगियर को उड़ीसा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ उड़ीसा। 1632 में गोलकुंडा के बंदरगाहों से होने वाली व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था। 1632 में ब्रिटिश ने मोनोपोली ले ली थी ऑन ट्रेड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ गोलकुंडा। सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे थे और 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी फैक्ट लोडेड है, आपको बताना है कौन सा गलत है। ए गलत है। देखो जी, गेरियाल्ड ऑंगियर को उड़ीसा का नहीं बॉम्बे का रियल फाउंडर माना जाता है, तो उड़ीसा काट के बॉम्बे कर लो यहां पे। बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। 1632 याद रखना, फिर ये थॉमस रो कब आया ये याद रखना, फिर आपका 1608 में वो डायरेक्ट पूछ सकता है हेक्टर क्या था, हेक्टर तो याद रखना है जहाज था, इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप। 1765 में हुए बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने स्वीकार किया था? ब्रिटिश ने कितना, मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद देना स्वीकार किया था 1765 में, बताना है आपको। 26 लाख रुपए। बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1765 में, फिर क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम II के बीच में। तो बहुत सारे प्रोविजंस थे इसमें, तो मुगल एम्परर ने रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स दे दिए थे बंगाल बिहार उड़ीसा के, और ब्रिटिश ने कहा था हम 26 लाख रुपए देंगे आपको। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था 1712 में। ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से चारों में से कौन बादशाह बना था? वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था किसमें? चारों बेटों में बहादुर शाह 1 के। तो बोल रहे हैं कौन राजा बना था और किसकी हेल्प से? जुल्फिकार खान की हेल्प से। ऐसे उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से जो आंसर है वो राजा बना था किसकी हेल्प से बना था और कहां का था, ये पता चलना चाहिए। ईरानी पार्टी थी। जहांदर शाह, अजीमुशान, रफीउशान, जहान शाह। अभी अजीमुशान ऊपर देखा ना आपने, जिसने गोविंदपुरी, सुल्तानती और कलिकता की दीवानी राइट्स दिए थे। ऐसे थोड़ा रिलेट करते चलो और फिर फटाफट से याद करते चलो। तो याद कराने का काम मेरा है नहीं, लेकिन बस करा रहे हैं, प्यार मोहब्बत है। बताओ, तो जहांदर शाह, ठीक है, सक्सेशन हुआ था और इसमें ये जीत गया था 1712 ईयर, याद रखना। 3-4 चीजें याद रख लिया करो बस, ऐसे थोड़ा सा ना क्या होता है, बातचीत करते करते याद हो जाती हैं चीजें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। टाइम, बात हो रही है मोहम्मद शाह के शासनकाल की। शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था ये। इसके समय में बंगाल, अवध और उड़ीसा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। बताओ भाई कौन सा गलत है? बी गलत है। अब मोहम्मद शाह को बोलते हैं रोशन अख्तर, तो उसका टाइम पीरियड बता देती हूँ एक बार, जरा कहां पे लिखा जाए, यहां लिख देती हूँ। 1719 से 1748, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखते हैं ना, जब अलग से, जब साथ में बैठ के पढ़ते हैं सबका तो नहीं याद होता, अलग से पढ़ते हैं ना तो याद हो जाता है। ट्रिक है ये। अब भाई क्या था, लास्ट रूलर था ये जो मयूर सिंहासन पे बैठा, पीकॉक थ्रोन पे बैठा। इसके टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे बंगाल, अवध और हैदराबाद के, ठीक है। ये उड़ीसा थोड़ी ना बना था, हैदराबाद बना था। फिर आपका अहमद शाह अब्दाली भी इसी वक्त आया। अहमद शाह अब्दाली कब आया था? 1748 में। देखो ऐसे याद हो जाता है, 1748 ऊपर देख लो। फिर नादिर शाह ने भी इन्वेड किया था मुगल आर्मी को बैटल ऑफ करनाल में 1739 में। निम्नलिखित में से मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली के संबंध में गलत बताइए। अहमद शाह अब्दाली कौन हो गया? संजय दत्त हो गया ना अहमद शाह अब्दाली। 1747 में ये कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। इसने आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी थी, मॉडर्न अफगान स्टेट। इसने भारत पर कुल 9 बार आक्रमण किए थे, टोटल 9 टाइम्स। 1748 में अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब पर था, जो कि अनसक्सेसफुल था, असफल था। तो क्या बताना है आपको? गलत बताना है, बताइए। 82 का आंसर क्या है? सी। इसने भारत पे आक्रमण किया 7 बार, ना कि 9 बार। बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। 83 1740 में सरफराज खान को अपदस्थ कर निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब बना था? जिसने क्या किया था? इसको आउस्टिंग की थी या फिर डिथ्रोनिंग की थी इसकी। 1740 में कौन बना था? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला या फिर इनमें से कोई नहीं।
अलीवर्दी खान। आंसर इज अलीवर्दी खान। ठीक है। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल इंसिडेंट डैश में सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। डेट पूछ रहा है बेसिकली, शासनकाल बता दिया है, आपसे डेट पूछ रहा है, तो ये तो आपको याद होगी डेट मेरे हिसाब से। नहीं याद है तो फिर ठीक बात नहीं आपकी, नहीं याद है तो याद कर लो। चलो, जून 2017, 56, 85। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। बंगाल में द्वैत शासन की नींव 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। फाउंडेशन ऑफ डायरकी इन बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे 1773 में समाप्त कर दिया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो, दिमाग को ऐसे ऐसे कर देगा ये, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे चलो, नहीं करेगा ऐसे ऐसे, ऐसे सीधा हो जाएगा बिल्कुल। 85 का आंसर बताओ। 85 का आंसर बी है। फाउंडेशन ऑफ डायरकी आपको पता है द्वैत शासन कब आया? रॉबर्ट क्लाइव ही लेके आए थे 1765 में। एक चीज तो याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको अबॉलिश किया था एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1772 में। फिर 1773 में पोस्ट जो थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, आपको पता होगा अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है अगर आपने, अगर आप तैयारी ही कर रहे हैं तो आपको पता होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1773 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। पहले वाइसरॉय कौन बने थे बताना जरा। 83 कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इतने क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे और अगर आप लोग कुछ भी नहीं ले सकते हैं तो मैं फिर कहती हूँ आप पेड क्विज जरूर कीजिए सॉल्व, तो आपको उससे ना बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा चलो ये देख लेते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट, उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू एक्ट, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एलियनेशन एक्ट। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आंसर ये है इसका, ईयर लिख लो, याद तो करने पड़ेंगे ना। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब है? 1900। फिर डेक्कन वाला कब है? 1879। फिर आपका उत्तर पश्चिमी वाला है 1873। इनके नोट्स बना लो भाई, अगर बिल्कुल नहीं नोट्स बनाना चाहते ना, बिल्कुल ही नवाब हो, तो एक काम करो, इनके नोट्स बना लो, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन गलत होंगे नहीं तो पेपर में। 87 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रपोजल ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट। महालवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया गया था। वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 30% ऑफ द लैंड ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, कितने पे किया था और कौन फाउंडर था, कौन सा ईयर था, ये भी नहीं पता है ना क्या था, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो दोनों ठीक है। ठीक है, होल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी। बता सकता है कोई एक लाइन में मुझे महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी के बीच का डिफरेंस? बताओ जरा, तीनों चीजें कमेंट करके। तैयार हो जाती हैं ऐसी चीजें, जब एक पढ़ा करो तो तीनों को साथ पढ़ा करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे खेड़ा चंपारण और आपका तीसरा कौन सा हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उन तीनों को साथ में पढ़ा करो। मैंने बताया भी था वो केक, जब भी, और आपका जब इन्हें पढ़ा करो आप, महालवाड़ी आ गया तो महालवाड़ी के साथ साथ अपना रैयतवाड़ी और ये परमानेंट पीएमआर साथ में रिवाइज कर लिया करो, तो सही रिवाइज हो जाती है ऐसी चीजें। ठीक है। 88 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन। शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1802, इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1808 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। भी तो इंपॉर्टेंट है ये, कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें तो कुछ है नहीं बात। आंसर क्या है इसका? बी। क्यों? इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870, लॉर्ड मेयो थे एक्चुअली वाइसरॉय। ठीक है, लॉर्ड मेयोनीज, मेयोनीज से याद कर लो। और आपका सती प्रैक्टिस प्रोहिबिशन एक्ट 1829 का जो था, ये तो आप बता सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने इसमें।
89 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शारदा कानून, लॉर्ड लिटन। ऑगस्ट डिक्लेरेशन, लॉर्ड लिनलिथगो। कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेवल। बताइए तो क्या हो जाएगा, 89 का बी हो जाएगा। क्यों? पहले तो आपको ईयर पता होना चाहिए। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। जब भारत आया मार्च में, अनाउंस हो गया था उस टाइम तक, तब कौन थे? लॉर्ड इरविन थे वाइसरॉय। शारदा एक्ट 1930 में आया। क्या था शारदा एक्ट? तब भी लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, लिटन नहीं थे। फिर आपका ऑगस्ट डिक्लेरेशन कब हुआ? 1940। इनके ईयर जिसे याद नहीं है ना, वो थप्पड़ लगा लो अपने एक। लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय थे। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946। चिल्ला चिल्ला के बोलो जहां भी बैठे हो, लॉर्ड वेवल। तो गलत ये हो गया ना, बस। 90 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। टकसाल संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से 1893 में हर्शेल की अध्यक्षता में हर्शेल समिति का गठन किया गया था। हर्शेल कमेटी किसके लिए? फॉर गिविंग मिंट रिलेटेड सजेशंस। हर्शेल समिति को लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान गठित किया गया था। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द रेन ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। बताओ, दोनों ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिख लो एक लाइन में। हर्शेल कमेटी, आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये थोड़ी सी अलग क्वेश्चंस होते हैं, इनका आने का चांस ज्यादा होता है। अंत की तरफ बढ़ते हुए 91 बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, सहारनपुर, मेरठ। प्रतापगढ़। बस बाबा रामचंद्र ध्यान रखना, डेट याद रखना, अवध किसान सभा याद रखना, प्रतापगढ़ याद रखना। 92 निम्नलिखित में से चुआर विद्रोह से संबंध में सही विकल्प का चयन करें। चुआर रिबेलियन या चुआर अपराइजिंग से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजनू शाह था। मजनू शाह लीडर। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार थे। भू राजस्व में वृद्धि इसका प्रमुख कारण था। लैंड रेवेन्यू इंक्रीज वॉज द मेन रीजन। आपको बताना है सही। तो सेकंड और थर्ड आपको पता है, इसके लीडर मजनू शाह नहीं थे, इसके लीडर थे जगन्नाथ सिंह, ठीक है, नॉट मजनू शाह, जगन्नाथ सिंह, ये ठीक है। 93 अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, was related to the field of dash in the colonial period of India. औपनिवेशिक काल में किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म्स या फिर लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। बताओ, पता होगा भाई, तो शिक्षा। क्या मतलब था थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का? बता सकता है कोई एक लाइन में? इनका कहने का ये मतलब था कि आप टॉप वालों को एजुकेटेड करो तो वो चीज नीचे जाएगी बहती हुई। एक ये हिंट है मेरा, लेकिन बेसिक वाला मतलब एग्जैक्ट क्या था ये आप बताओ, बताओ मुझे कमेंट करके। 94 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट? न्यूज़पेपर्स हैं और उनके से संबंधित लीडर्स। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, संध्या न्यूज़पेपर ब्रह्मबंधव उपाध्याय, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर श्यामजी कृष्ण वर्मा और तलवार तारकनाथ दास। बताओ, तलवार तो पता होगा, बर्लिन से होता था पब्लिश, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। जिसका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो बस क्या बताऊं, क्या करे। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून बताओ, लाहौर से 1881 दयाल सिंह मजीठिया, लाहौर, ठीक है। लाहौर कहां पे लिखूं, लो यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आप कहते हैं दिखता नहीं है। संध्या समाचार 1906, कहां से? बंगाल से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहां का था? लंदन का, श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलो, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, क्या है ये? किताब है ये, सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। द नेशन इन मेकिंग या अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और परसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन रॉय। बता दो प्लीज, सही बता दो। ए, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह है दुर्गादास की, ठीक है, दुर्गादास, ये सही है सब। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पूछी जा चुकी हैं। निम्नलिखित में से किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। मोतीलाल नेहरू, भूपेंद्रनाथ बसु, सीआर दास, एमके गांधी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू थे ना प्रेसिडेंट, 1919 की बात है ये।
कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था और जलियांवाला बाग मैसेकर को स्ट्रांगली कंडेम किया गया था। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड कैनिंग 1857 का रिवोल्ट, लॉर्ड एल्गिन 1 वहाबी आंदोलन, लॉर्ड मेयो स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे सांख्यिकीय सर्वेक्षण, लॉर्ड लैंसडाउन कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। बताओ। डी। देखो जो ये थे ना आपके लॉर्ड मेयो, इनके टाइम पे ही स्टैटिस्टिकल सर्वे बना और इनके टाइम पे ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बना, तो इसका भी आंसर मेयो है, ना कि लैंसडाउन। ये तो सबने सही बता दिया होगा। ये बता पाए थे सही? 98। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में अव्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ड्यूरेंट आयोग की स्थापना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईयर्स याद होने चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। 4321। कैसे? ड्यूरेंट कमीशन किसके लिए सेटअप हुआ था? ड्यूरेंट कमीशन बता सकता है कोई? 1893। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये तो याद होगा। एक आध भी याद है ना, दो भी तो भी काम बन जाएगा तुम्हारा। व्हाइट म्यूटनी 1859, 1857 नहीं है ये। और विधवा रीमैरिज एक्ट, पुनर्विवाह अधिनियम 1856। देख लो, इन्हें याद करना आसान है। ये दो तो याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन 1851 में गठित रहनुमाई मतदान सभा के संस्थापक थे? मैं करवा चुकी हूं। दादाभाई नौरोजी, जेबी वाचा, एसएस बंगाली, नौरोजी फुरदौंजी। आंसर सब थे। 1851 में हुई थी। पारसी रिफॉर्म्स से रिलेटेड थी ये रिलीजियस एसोसिएशन, धार्मिक सुधार संघ था ना पारसियों के लिए। और फाउंडर्स कौन थे? दादाभाई नौरोजी, जेबी वाचा, एसएस बंगाली, नौरोजी फुरदौंजी। बस याद कर लो। चलिए हंस दो, अब तो दांत दिखा दो। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से किसने 1870 में कलकत्ता में गठित भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे। ऐसे खटाक से आंसर आना चाहिए। केशव चंद्र सेन 1870 फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। तो आ गए हैं हम एंड पे अपने सेशन के, खत्म हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा सेशन, और आपने अपना स्कोर कमेंट डाउन कर दिया होगा अब तक, या कर देना अभी तुरंत, बस 5-10 मिनट में। बहुत मेहनत से देखिए वीडियोस बन रहे हैं आपके लिए। पेपर नजदीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अच्छा सा ऑल द बेस्ट लिख देते हैं आपके लिए एंड में। ठीक है, स्टडी वेल, क्लियर योर एग्जाम, मेक अस प्राउड। खुश रहिए, एकदम हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।